Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 12 February newspaper. ऊर्जा उद्योग में नई सुरक्षा बेंचमार्क। जब हम ओएनजीसी कंपनी की बात करते हैं तो वो देश की पहली ऐसी लिमिटेड है जो 60 से 70% ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर चुकी है। इसके अलावा जब हम आधुनिक भारतीय स्वदेशी जो इंडिजिनियसाइजेशन का बात करते हैं उसको बढ़ाने के लिए और जो डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए हम देखते हैं जो गोवा में ओएनजीसी स्थित है उनमें प्रशिक्षण करवाए जाएंगे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू और जो समुद्री विमान है उनके थ्रू, ताकि जब कोई दुर्घटना होती है फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको भी संभाला जा सके। असमानता को कम करने के लिए शिक्षा सबसे प्रभावशाली तंत्र है। जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ सभी के लिए कहा गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 के द्वारा 21A आर्टिकल ऐड किया गया था जिसमें सर्व शिक्षा अभियान यानी कि शिक्षा सभी के लिए को प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा पीएम श्री, एकलव्य स्कूल मॉडल, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया को प्रमोट किया जाता ताकि एजुकेशन के द्वारा भी जो भी असमानताएं हैं उनको खत्म किया जा सके और सभी को समान शिक्षा प्रदान की जा सके, ताकि 2024 का जो मिशन है विकसित भारत उसको प्राप्त किया जा सके। साइबर अपराध को लेकर की जाएगी जागरूकता। तो जो विश्व पुस्तक सम्मेलन किया जा रहा था उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो साइबर क्राइम है उनके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर हम तथा समुदाय की बात याद रख सकते हैं, पीटी के लिए, जो कि रूस रूस का एक समुदाय है जहाँ पर कहानी के माध्यम से बच्चों को प्रेरित किया जाता है और जागरूकता की जाती है। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा जो पुस्तक है उसका नाम है सपनों की रोशनी, तो इनको याद कर सकते हैं जो कि पीटी के लिए इम्पोर्टेंस। कल्प मेधा, जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं है, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं है, खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं है, वह विद्या निस्तेज है। विनोबा भावे जी। आप क्या ऐड करोगे आंचल इसमें? इसमें यही है कि मतलब एक तो आपको फ्रीली सोचना चाहिए। तो इसमें पूरा एजुकेशन का पर्पस क्या है फाइनली ये वो बोलना चाहता है। लेकिन अगर आप उसमें रिस्क उठा नहीं सकते, ना ही आप कॉन्फिडेंस शो कर सकते, तो ये सारी अगर क्वालिटीज नहीं होंगी तो उस विद्या का कोई फायदा नहीं है। और ना ही आप उसको अप्लाई कर रहे हो, यानी एप्लीकेशन की बात हो रही है मेनली इसमें। मैं तो ये बोलूंगी। आई विल ऐड कि इसमें रोट लर्निंग को डिस्करेज किया गया है कि जो रटने की प्रवृत्ति रहती है, एग्जाम्स का प्रेशर रहता है, तो उससे ऊपर उठ के हम बेसिकली स्किल डेवलपमेंट और स्वतंत्र रूप से सोच सके, ह्यूमन कैपिटल में कम कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन हो और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो। प्रेरणा, आपको ऐड करना है इसमें कुछ? मानसी। इसमें हम बात कर रहे हैं। पहले तो फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करेंगे कि आज उन्होंने बोला है कि दिल्ली जो दिल्ली चलो का नारा दिया है, प्रोटेस्ट जो भी उनकी पहले वाली डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई है, जिसमें एक मेजर डिमांड है कि एमएसपी एक गारंटी की तरह उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एंड सेकेंडली जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी उसको अप्लाई करना, उनकी रिकमेंडेशंस, और यहाँ एमएसपी फॉर्मूला की भी हमने बात करी है। तो उन सब के एप्लीकेशन वो डिमांड्स को मीटअप नहीं किया गया अभी तक। तो बिफोर दिस जब हम बात कर रहे हैं, एक तो पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म्स की जो हम बात करते हैं, हमने पहले बात करी कि डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, तो उसको कैसे एक्चुअली अचीव किया जा सकता है, उसके कुछ मेजर्स हैं जो पार्ट ऑफ डिमांड है फार्मर्स की। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रक्चरल शिफ्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इनकम इंक्रीज करने के लिए, क्लाइमेट रेजिलेंसी को इंक्रीज करने के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट कि मिलेट्स कल्टीवेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली यहाँ जो इस इशू को दो चीज़ों में
सब हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो परमानेंट या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स मेजर फोकस होना चाहिए। यहाँ सेकंड सिचुएशन इज लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ दे आर टेकिंग सर्टन प्रिवेंटिव मेजर्स ताकि लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड। इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, बट अगेन अल्टीमेटली इट इज की जो डिमांड्स है वो मीट होनी चाहिए, या फिर इसीलिए वी आर सीइंग की गवर्नमेंट ने बातचीत भी की है, बट रिजल्ट अभी कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी नहीं आया ऑन द पार्ट। देन सेकेंडली वी आर सीइंग हल्द्वानी में जो प्रोटेस्ट हुए, वायलेंस हुई है, वी सीइंग की सेंट्रल फोर्सेस उनको और डिप्लॉय किया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से हमने बात करी, पहले भी बात करी कि यहाँ पे भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाने चाहिए थे पहले, एंड विच वर फाउंड टू बी मिसिंग, तो उसकी वजह से वायलेंस हो पाई। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे जो मिसक्रेन्स हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और ज्यादा वायलेंस स्प्रेड करते हैं। वी सॉ की लॉस एंड डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इवन लॉस ऑफ द ह्यूमन लाइव्स। सो दैट इज देयर, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मानसी, इसमें क्वेश्चन था, जो फार्मर्स की डिमांड है, क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है? जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो और क्या क्या समाधान हो सकते हैं इनके लिए? हाँ देखो, एक तो वो बोल रहे कि एमएसपी लीगलाइज होना चाहिए, क्योंकि अभी वो ऐसा लीगल गारंटी नहीं है। तो गवर्नमेंट एमएसपी तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, तो अगर वो लीगल गारंटी हो जाएगी तो एक तरीके से फार्मर्स के पास जो अश्योरेंस है वो इंक्रीज हो सकता है कि एमएसपी आपको मिलेगी मिलेगी। बट जैसे आपने बोला कि इकोनॉमिक कंसर्न इससे रिलेटेड क्या है, तो वो एक लीगल गारंटी हो जाएगी, गवर्नमेंट को वो देनी ही पड़ेगी, इवन इफ उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है या उतना एमएसपी अमाउंट नहीं रिक्वायर्ड है। तो वो फाइनेंशियली जो एक तरीके से एक्सपेंडिचर डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है, तो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न्स। एंड सेकेंडली जैसे आप बोल रहे हो कि और क्या किया जाना चाहिए, तो जैसे मैंने मेंशन किया कि उनकी इनकम, जैसे डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम है, तो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो क्लाइमेट रेजिलेंसी और इनकम इंक्रीज करने के लिए मेजर फोकस हम बात कर रहे हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स लाइक मिलेट कल्टीवेशन, जो कि न्यूट्रिशनली भी हमें जो इनसिक्योरिटी है उसको डील करने में हेल्प करेगा। तो ये जो तीन चैलेंजेस हैं वो हम कलेक्टिवली डील कर सकते हैं। इसके अलावा वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वी नीड टू इंश्योर कि जो कोविड-19 के टाइम पीरियड में रिवर्स माइग्रेशन हुआ, कुछ स्ट्रक्चरल बेनिफिट्स जो हमें देखने को मिल रहे थे, तो वी अगेन लॉस्ट देम टू सम एक्सटेंट। एंड थर्डली वी कैन टॉक अबाउट जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, कोल्ड स्टोरेजेस है, वेयर हाउसिंग है, दैट नीड्स टू बी इंक्रीज, एंड देयर वी आर सीइंग आल्सो सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन। तो कुछ एरियाज है लाइक वी टॉक अबाउट ई नाम, जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, इवन वी वहाँ पे भी हमें फार्मर्स का इंक्रीज पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि इजिली दे कैन सेल एंड दे आर ऑल्सो एबल टू सेल एट द गुड मार्केट प्राइसेस, जहाँ पे दे आर नॉट incurring losses. So ये कुछ measures I would say, और horticulture, floriculture, we are emphasizing upon that. और इसमें जो प्राइवेट बॉडीज रहती है, प्राइवेट सेक्टर किस तरह से हेल्प कर सकता है फार्मर्स को, जो अगर वो क्रॉप पैटर्न चेंज करते हैं तब उनको सेल करने में, बाय करने में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रह जाता है? प्राइवेट सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंश्योरेंस में। तो क्रॉप इंश्योरेंस उस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल है, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की हम बात करते हैं, तो जो एक्सपर्टीज है और जो एक्सपीरियंस है वो उसको यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके फार्मर्स को बेटर एडवाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का रोल अगेन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज इम्पोर्टेंट, सो देयर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है। और इसके अलावा इवन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प। लाइक हम बात करते हैं जैसे हाइब्रिड सीड वैरायटीज की, या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की, तो देयर इट कैन हेल्प। ओके मानसी, थैंक यू। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इट इज अबाउट
अगेन यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और हेल्थ केयर सेक्टर में। सो लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एंड देखने को ये मिल रहा है कि कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं वेयर जहाँ पे कोई टीचर्स नहीं है, पुअरली इक्विप्ड क्लासरूम्स हैं, इवन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो ही अवेलेबल नहीं है। तो this thing has been identified by CBI, and it reflects jeopardizing the public health and life of innumerable patients in the hospitals, because जो students जा रहे हैं, जो nursing students जा रहे हैं colleges में, उनको qualified certificates provide किए जा रहे हैं, but teachers नहीं है, infrastructure नहीं है, classes timely नहीं हो रही है, तो उनको certificate देना is like compromising with the quality, and ultimately जो patient की health है that would also be compromised. So this is ये जो keyword main यहाँ पे use किया गया, that is jeopardizing the public health and life, and definitely this goes against even the fundamental right under Article 21 also. So this reflects the grave situation that even such colleges have been given affiliation. ये college affiliated colleges भी हैं which do not conform to the requirement of the rules. And अगर और डिटेल्स हमें रेफर करनी है तो वी कैन जस्ट हैव अ क्विक लुक एट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टैंडर्ड्स जो हैं। तो यहाँ पे कुछ मेंशन भी हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, दिस द एरिया शुड बी एटलीस्ट 23,000 स्क्वायर फीट, एंड देन डिफरेंट स्टेट्स में वी हैव द नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल्स आल्सो। सो ये हम और डिटेल में देख सकते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टैंडर्ड्स। तो ओवरऑल ये लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम बात करते हैं कि इवन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एटलीस्ट 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी शुड बी एलोकेटेड टू द हेल्थ केयर सेक्टर, सो दैट अगेन वहाँ हम और वाइडर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। एंड अगर हम ट्रेंड की भी बात कर रहे हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की, तो ट्रेंड हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, बट ओवरऑल जो भी करंट लेवल है वो रिलेटिवली हायर लेवल है, तो वी वांट कि वो और कम हो। This we have talked about farmers protest agriculture sector में और क्या reforms होने चाहिए from the perspective of long-term solution and preventive measures as far as law and order situation is concerned. Then one of the examples of deep fakes या cyber security के अंदर अगर हम इस topic को बात करें, तो voice cloning is one component of deep fakes, कि voice clone करके जो cyber criminals हैं, बच्चों की वॉइस को दे आर क्लोनिंग एंड देन दे आर ड्यूपिंग द पेरेंट्स, तो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम, एंड विच इज अगेन इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल फ्रॉड। तो हमारे लिए बस ये एक इम्पॉर्टेंट है कि डीप फेक का एग्जाम्पल है कि वॉइस क्लोनिंग के थ्रू भी हाउ easily the cyber criminals they are able to carry out such frauds. Then this advertisement, it is talking about the textile sector in India. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो 5F vision। तो 5F vision में अगर हम बात कर रहे हैं, what does this 5F stands for? तो it is farm to, then fiber to, factory to, fashion, and then to foreign। तो फार्म से फाइबर जाएगा, देन फाइबर टू फैक्ट्री जाएगा, वहाँ हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिजिनसली, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फैक्ट्री से जाएगा फैशन इंडस्ट्री में, और जो हम उसको इनोवेटिवली पुटअप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन फॉरेन मीन्स हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वन विजन एंड वी कैन टेक अवे फ्रॉम हेयर। तो इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में हम बात करते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, विच आर वी कैन से कि फायर रेजिस्टेंट होते हैं, एंड समवेयर वी टॉक अबाउट कि जो कार्बन से जैकेट्स बनते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की अगर हम बात करते हैं, हमने वो इन डिटेल में उसमें बात भी करी थी कि वो कैसे मोमेंटम कम कर देता है बुलेट का, तो सो दैट अगेन कैन सेव द लाइफ ऑफ द पर्सनल। एंड the Global Textile Expo is there in New Delhi. So इसके अलावा वी कैन अगेन यहाँ पे बात ये कर सकते हैं, जैसे कॉटन जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, एंड हाउ क्लाइमेट चेंज हैज बिकम वन ऑफ द थ्रेट्स जब हम अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड की बात करते हैं, स्पेसिफिकली कॉटन या वूल की बात करते हैं। एंड यहाँ पे भी हम कैसे
GI टैग्ड प्रोडक्ट्स को और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, लाइक जैसे हम शॉल्स की बात करते हैं तो कश्मीरी शॉल्स दे आर हैविंग दी GI टैग पश्मीना शॉल्स जो हम बोलते हैं, सो दैट इज देयर। एंड इसके साथ हम कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ की भी बात कर सकते हैं विच आर अगेन एट द रिस्क ऑफ endangered या being extinct या close to being extinction, so that's there। and even यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन हम बात कर सकते हैं, हाउ वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट कैन बी strengthened by the textile sector। so ये कुछ डायमेंशंस हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। देन अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में, तो टू ऑप्टिमाइज द मैन पावर और वी कैन से कि एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आर्मी ने कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको आउटसोर्स किया है। एंड ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए प्रिपरेशंस एंड देन सिक्योरिटी ऑफ द नॉन सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशंस, रिपेयर एंड रिकवरी ऑफ स्टोर्स इक्विपमेंट, तो कुछ बेसिक एरियाज एंड सर्विसेज हैं विच आर बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इन सब को आउटसोर्स किया गया है बाय द आर्मी एट प्रेजेंट, एंड सो दैट जो मैन पावर है हम और अच्छे तरीके से फोकस कर सके उनको, और अच्छे बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके, प्लान कर सके इन द आर्मी जो कोर एरिया है। सो दिस इज टू शार्पन द ऑपरेशनल एज ऑफ द फोर्स। तो दिस इज द मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मेजर। अपार्ट फ्रॉम दिस टेरिटोरियल आर्मी की बात करें, इट हैज बीन रिक्रूटेड इन the Indian reported earlier that the territorial army has recruited Chinese language interpreters for the border personnel meeting and cyber security experts to support the army. This is because of the border skirmishes with China in eastern Ladakh and even in the Sikkim and Arunachal Pradesh. So Chinese language so that they can convert and were able to understand and ensure the proper security at the border. और यहाँ मेंशन्ड है क्लियरली कि कोई भी कोर फंक्शन को आउटसोर्स नहीं किया गया, बिकॉज अगेन वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो कोर फंक्शन कॉन्फिडेंशियल रहता है एंड उसको आउटसोर्स नहीं किया गया। The next article is about securing the sea lanes। तो जब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ जो ट्रेड या एक्सपोर्ट हो रहा है दैट इज थ्रू द सी, तो यहाँ पे सिक्योरिंग द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम इम्पोर्टेंट फ्रेज यूज करते हैं ऑफ लेट, अगर हम बात करते हैं अरेबियन सी में, तो पायरेसी सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे दो फ्रेजेस मेंशन्ड है कि इट रिक्वायर्स 30 years टू बिल्ड अ नेवी एंड 300 years टू बिल्ड अ ट्रेडिशन। सो यहाँ पे सपोज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की बात हो रही है कि 300 years टू बिल्ड अ ट्रेडिशन, और तो इतना टाइम उस चीज को लग जाता है। तो अगेन उसमें हम जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो भी इतना इजीली चेंज नहीं हो सकता जो बिहेवियरल चेंजेस की हम बात करते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं स्टार्टिंग में कि what kind of armed forces will India need in 2047 when we'll be completing 100 years of independence। तो गिवन जो challenges हैं क्या हम उसी स्पीड से रिफॉर्म कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट एंड नीड है। तो लाइक मेंशन है लाइक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इट इज अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल द नीड फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया। तो ओवरऑल आर्टिकल एयरक्राफ्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। गिवन वी आर सीइंग कि एक सबसे बड़ा जो न्यूली इमर्जिंग चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है कि पहले हम जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, तो म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। तो पहले जो मलक्का स्ट्रेट है उसको दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट जो हम बात करते हैं। तो चाइना वहीं से इट यूज टू have access to the Indian Ocean region, but now since we are seeing कि म्यांमार के साथ they are building the economic corridor under the Belt and Road Initiative, so they can have the access to Indian Ocean from that route also। तो इसलिए challenges और ज़्यादा increase हो जाते हैं, and even the importance of having an indigenous aircraft carrier also becomes important।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम ओवरऑल बात करते हैं इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इसके अंडर वी आर सीइंग द सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एंड जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं उनको भी इंडिया गारंटी करता है सेफ्टी। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल, और रिस्पॉन्सिबल पावर का रोल यही कि सपोज हम पायरेसी के चैलेंज की बात करते हैं, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल का मतलब कि बाकी कंट्रीज को भी इक्वल ही फ्रीडम एंड सेफ्टी होना चाहिए एज फार एज देयर ओन ट्रेड इज कंसर्न्ड। तो दिस इज देयर। एंड यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो लाइक suppose I mentioned कि when a carrier of this nature it is present off the shores of a country, decision makers in the capital, they are constrained in their freedom to decide what options are open to them. So वो भी अगर हम बात करते हैं यूएसए लाइक कंट्रीज की, यूएस और यूके, तो उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं दे आर स्टेशन, तो एक तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर की स्टेशनिंग एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस डेटरेंट की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मेंशन्ड है यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर, इट इज स्टेशन क्लोज टू लेबनान। तो ड्यूरिंग दिस वॉर, इसराइल हमस जो वॉर चल रहा है उसमें इट हैज जो स्टेशन किया गया यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर, उसने एक तरीके से डेटरेंट की तरह काम किया है जब हम बात करते हैं अटैक और इन्वॉल्वमेंट बाय ईरान। सो दैट इज देयर। एंड इवन जो लेबनान में वी टॉक अबाउट कि सर्टेन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर, तो एक डेटरेंस इंपॉर्टेंस की तरह हम बात कर सकते हैं। So India would contribute to the maintenance of the world order and public good, and not merely be a consumer of the public good. तो ये भी एक important role है कि how we'll be contributing to that and not just remain a consumer. So हल्द्वानी violence, so this is one term, नजूल लैंड क्या होता है? So नजूल लैंड, इसमें हम बात करें जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो certain kings and royals often lacking the proper documentation to prove prior ownership, जब इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 तो उस लैंड को जिसके अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, या फिर जो किंग्स एंड रॉयल्स थे प्रॉपर ओनरशिप क्लेम नहीं कर पाए, उस लैंड को हमने नजूल लैंड में कैटेगराइज कर दिया। सो यहाँ पे इशू यही है कि गवर्नमेंट जनरली यूजेस द नजूल लैंड फॉर द पब्लिक पर्पसेस लाइक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग्स, तो पब्लिक सर्विसेज जो केटर करती हैं उन उन चीज़ों के लिए इस लैंड को यूज किया जाते हैं। एंड प्रॉपर एक्ट इज ऑल्सो देयर, तो रूल्स आर देयर, नजूल लैंड ट्रांसफर रूल्स 1956, तो लैंड adjudication के लिए we have this thing, and this is owned by the government but most often not directly administered as the state property, and the state generally allocates or allots such land to any entity on lease for a fixed time period, and it can be between 15 years to 99 years. So government has the maximum freedom, we can say. So government is the owner of this land. So यहाँ पे यही जो अभी वायलेंस हुई, हल्द्वानी वायलेंस, तो कुछ इलीगल जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे उनको डिमोलिश करने के लिए actions were taken, and then somewhere we saw कि religious sentiments they got hurt and led to this violence. तो जब हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेन जी और यूथ की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं इन दिस मूवमेंट, तो जो रूट कॉज है behind their participation is again unemployment, joblessness and poverty. तो एक ये सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट्स देखा गया कि जहाँ पे मेट्रो स्टेशन के आसपास दिस it was written through a spray by again an unemployed youth. So even that is compelling the youth to be a part of this Khalisani movement. And we've talked about Ki 6 for justice. It has been declared as illegal under the UAPA Act. So this is there, and we have also talked about how this issue it has become
and again it is linked to Canada and जो diaspora है which is there in Canada and even in UK. एंड इंडिया का स्टैंड हमेशा यही रहा है कि जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं ऑन द पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा आल्सो, तो इंडिया हैज सेड कि प्रूफ इज प्रोवाइडेड तो इंडिया वुड बी गोइंग अहेड विद द ड्यू इन्वेस्टिगेशन, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. So all these things remains mere allegations only. And even social media का role भी important है because social media is also being even misused here in order to spread or misguide the youth. तो self regulation अभी हम बात करते हैं, and if जो big tech companies है like Facebook, Instagram की हम बात करते हैं, apps, YouTube, how they are being misused. And even ये help भी कर रहा है पुलिस को even in terms of cracking down on such people who are a part of this movement. तो दोनों positives and negatives हैं. Okay, next topic. Prison reforms की हम बात करते हैं तो 2023 firstly we saw कि most prisoners they were on the death row, तो जो हम capital punishment की बात कर रहे हैं, and this was I think one of the highest in last 2 decades. So here we seeing, so death row inmates cross 550. So death penalty in India, this is the report, annual statistics 2023. This has been published, and 2023 mein high courts confirmed the death sentence of 1% of prisoners, and this is the lowest confirmation rate by the appellate court since 2000. So I think this is the lowest जो record किया गया instead of the highest. And जो ये report है, this is published by जो death penalty in India annual statistics 2023 report है released by under the project 39A. An advocacy group है with the National Law University Delhi. So death sentences 45% prisoners के उनको commute किया गया जब हम pardoning powers की बात करते हैं of governor and the president of India. Commuted means कि जो nature of sentence है, जो punishment है उसको change करना, like death penalty से rigorous imprisonment में अगर कर देते हैं तो that is called commutation. And equal share of prisoners they were acquitted, remaining 6% they were remanded to trial courts. So apart from this, report noted 120 death sentences being imposed by trial courts. So there were 561 prisoners on death row by the end of December 2023, and ये था one of the highest nearly 2 decades में, second highest since 2000 according to NCRB. So we are seeing कि more death punishments are being awarded by trial courts. तो एक ये trend देखने को मिला है. And last year the Supreme Court did not confirm any death sentence, the second time since 2022. तो उसके बाद से Supreme Court has not confirmed any death sentence. तो इसमें प्रवेश can share more details कि जब हम death sentence की बात करते हैं तो it is mandatory कि वो Supreme Court उसको confirm करे and then only the final decision. Yes. ठीक है. It's not the case that only the Supreme Court can do so, the High Courts can also do so. So we have these special legislations under which if the session of the district court, not the district, the session deals with the criminal matter. If it is assigning the death punishment or the life imprisonment to one individual, so he or she can appear in the High Court. And if the High Court decision is somewhat found nullified on the charges that the documentary evidences were not appropriate, so then the appeal can reach out to the Supreme Court. But in the case the facts are sanctified in the High Court itself, so the High Court is the important authority as far as the death sentence matters. Okay. So एक part of debate यही है कि क्या death sentence या capital punishment को abolish कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो कुछ जो rare cases होते हैं, my stand would be कि in rare cases capital punishment is justified, and but again it shouldn't be taken too casually at the same time. So यहाँ example भी mentioned है of Ghana. तो Ghana in 2023
they passed a bill to abolish the death penalty for the ordinary crimes. And countries like Malaysia and Kenya, they're also seeing similar kind of developments as far as death penalty is concerned. And Amnesty International के according भी China executed the most number of death row inmates in 2022. China में maximum number of executions दिए गए. तो even that reflects कि death penalty also forms an important part of a democratic country. So even in rarest of the rare crimes, death penalty would be justified. And यहाँ पे कुछ डेटा भी मेंशन है, like number of prisoners death row में it increased from 400 in 2016 to 561 in 2023. So there has been a significant increase in the numbers. So China के बाद we saw Iran, then Saudi Arabia, and then Egypt, US, and कम है तो, but China में it was 1,576, Iran and Saudi Arabia 196. Next topic is about कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग उसको स्टडी करना और एनालाइज एंड असेस करना हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू मैनेज एंड डील विद सर्टेन काइंड ऑफ डिजास्टर्स. लाइक नेचुरली अगर हम डिजास्टर्स की बात करते हैं, वाइल्ड फायर, साइक्लोन, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो उनसे डील करना और इम्पोर्टेंट हो जाएगा. पेरिस अग्रीमेंट की हम बात करते हैं टारगेट्स की, तो 2 डिग्री सेल्सियस बिफोर द 1750s का जो टेम्परेचर था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. एंड यूएन कन्वेंशन, UNFCCC की हम बात करते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. इसके अंडर पेरिस अग्रीमेंट हुआ था 2015 में. बट देखा जा रहा है कि जो पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए हैं उनके लिए कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं है. सो दिस इज अगेन मेकिंग थिंग्स मच मोर वर्स. तो एल नीनो का रोल हम बात कर सकते हैं. एल नीनो एज अ वार्मिंग पैराडाइम. तो एल नीनो, ला नीना, एल नीनो लीड्स टू इवन इंडिया के लिए जब हम बात करते हैं तो वीकेंड मॉनसून, एंड जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है वो और ज़्यादा डिस्टॉर्ट होता है. तो और ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस के लिए हमें पैटर्न्स को और माइन्यूटली स्टडी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो जो लोकल कंडीशंस हैं उनको और ज़्यादा एम्पलीफाई, जो हम वर्ड यहाँ यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा एम्पलीफिकेशन देखा जा रहा है. कितने से वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर. 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट अ साइंटिफिक थ्रेशोल्ड. वो एक तरह का म्यूचुअल अग्रीड अपॉन इन द पेरिस क्लाइमेट कि यहाँ तक नहीं होना हाँ. चाहिए. एक साइंटिफिक थ्रेशोल्ड नहीं है कि साइंटिफिक स्टडी की 1.5 से नीचे रहेंगे तो बच जाएंगे, उससे ऊपर जाएगा तो फिर सब सत्यानाश होंगे. ऐसा कुछ थ्रेशोल्ड ही नहीं है, बस अग्रीड हुआ अपॉन होगा. सही है. हाँ, मतलब रैंडमली इसी चीज पे हम्म. कंसेंसस बिल्ड हुआ. हम्म. हाँ, तो तो लिखा हुआ ये भी. नीड फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन. तो हम्म. 1.5 सही है कि वह 0.5 हो सकता है. तो नीड हाँ, फॉर कि एक्यूरेट और ज्यादा प्रिडिक्शन ऑफ द होना वार्मिंग, चाहिए. हाँ, कि ज़्यादा हम्म. होना चाहिए उसके लिए. ठीक है. ओके, फिर हम अगर पिक्चर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर, सो here we are seeing a pipeline that carries hot water. So this is the geothermal power plant which is there in Iceland. तो इसका you can just go through the name. And peninsula is also mentioned, तो रेक जेन्स पेनिनसुला आइसलैंड में. ये इंपॉर्टेंट है, ब्रूमेशन. हाँ, It is ब्रूमेशन. important for the reptiles to survive cold climes and endure challenging environmental conditions until they can re-emerge to feed and reproduce in the favorable climes. तो हाइबरनेशन का बात करते हैं, वैसे ही ब्रूमेशन. रेप्टाइल्स तो में रिट्रीट टू ब्रूमेशन द में, हाँ. अंडरग्राउंड बरोज. बरोज के अंदर घुस जाते हैं वेयर टेम्परेचर आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन आउटसाइड. मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके कारण दे कैन गो ऑन वीक्स विदाउट ईटिंग एंड मंथ्स. तो it helps to reduce the metabolic activity and conserve the energy. The brumation. हाँ, टू It is सर्वाइव much कोल्ड. like hibernation in animals, mammals. हाँ, hibernation in mammals होता है, तो reptiles के लिए brumation है. ठीक है.
कंज्यूरिंग कैथरिस, वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी इज ए पॉलिटिकल डाइवर्सन। तो वाइट पेपर बात होता है कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द यूपीए टाइम्स एंड एनडीए टाइम्स, हाउ द इकोनॉमी हैव परफॉर्म्ड ओवर द years एंड व्हाट ऑल रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट। तो इसी का तो हाई रजिस्टर्ड स्कैम्स, 2G स्पेक्ट्रम। तो कीवर्ड बस याद होना चाहिए उस समय में क्या कीवर्ड था, 2G स्पेक्ट्रम क्या स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम। फिर एनडीए में देखा जाए तो जीएसटी से लेड रिफॉर्म्स, आधार इंटीग्रेशन ऑफ आधार, एफडीआई लिबरेशन, न्यू लेबर कोड 2020, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, डीमोनेटाइजेशन। तो ये तो बोला जा रहा है कि ब्लैक पेपर कांग्रेस के समय में व्हाइट पेपर। पीएम स्वनिधि boosted annual income of street vendors. It is a small working capital loan, 10,000 rupees, or it is given under the urban ministry, हाँ, Union Ministry of Housing and Urban Affairs, PM Swanidhi, to formalize the street vendors, because street vendor often harassed for its बिजनेस मॉडल, और उनको कैसे प्रॉफिटेबल बनाए, कैसे फॉर्मलाइज करें। तो स्वनिधि स्कीम लॉन्च किया गया था। तो एक बूस्टेड द एनुअल इनकम ऑफ स्ट्रीट वेंडर 23,000, एक स्टडी के अनुसार पता लगा 23,000 मैंने 2,000 रुपीज पर मंथ। उसके कारण कितना फायदा हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस, वो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं पीएमजेवाई के अंदर में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उनका कम हो सकता है। फाइनेंशियल और इंडिपेंडेंसी, ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, वो बढ़ सकता है। हाई क्रेडिट वर्टनेस ऑफ द वेंडर्स, ये भी ये हो सकता है। अमन सी, apart from that, this data can be written 23,000 रुपीज। ये ले सकते हैं। इस एनपीए वजह बहुत से ज्यादा थे, हाँ, इफेक्ट हुआ। उस हाँ, समय कोविड के समय में, लेकिन अब डिक्लाइन, इट हैज डिक्लाइन ओवर द टाइम, विच ओनली 9% इज टर्निंग इनटू एनपीए। कोविड के समय क्यों होता है, क्योंकि लॉकडाउन था तो बिजनेस उतने अच्छे तरीके से रन नहीं कर रहे थे, इस कारण जो स्वनिधि के अंदर में लोन्स दिए गए थे वो इट टर्न इनटू एनपीए, अभी फिर कम हुआ। And a type of loans are micro credit facility, and around माइक्रो क्रेडिट, 10,000 working capital is assigned for 1 year as a tenure. यस, एंड 10,000 रुपीज इज यूज टू मेक अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, अपने पर खर्च नहीं करे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दैट इज वाई it is converting into in additional income of 2,000 rupees per month, which is huge. And this is also applicable to both the areas, urban as well as rural Rural. areas. Hmm. Interim budget reflects political confidence to address the economic challenges. Interim budget, it is often enacted, passed by the parliament when during the election year, तब एक्स्ट्रा जो अमाउंट चाहिए इसमें सब सिर्फ आप खर्च कर सकते हैं। नो न्यू स्कीम और फिर टैक्स रिबेट आप नहीं ला सकते इंटरम बजट में, मानसी। हाँ, मेजर ऐसा कोई बड़ा मेजर ऐसा कुछ नहीं, हाँ, वो नहीं अनाउंस कर सकते हैं। नहीं अनाउंस कर सकते। And it can also be called vote on account. वोट हाँ, ऑन That अकाउंट, is different. थोड़ा That is वोट थोड़ा ऑन अकाउंट डिफरेंट है, बोल पहले था। सकते हैं। हाँ, The expenditure on infrastructure is proposed to be enhanced by 11%, 11 lakh crore. Vande Bharat rail bogie, it has to be enhanced. 50-year interest-free loan to the state have been continued, 1.3 lakh crore. इससे क्या फायदा होगा, उनका जो फिजिकल डेफिसिट है टारगेट वो अचीव कर सकते हैं, और उन वो रेवेन्यू रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, और फिर दे कैन स्पेंड मोर मनी इन द कैपिटल एरिया, इसीलिए